नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेविड रिकार्डो के ग्रोथ मॉडल की। बेसिकली डेविड रिकार्डो का जो ग्रोथ मॉडल है, बेसिकली वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। इसमें काफी कुछ सीखने को, काफी कुछ जानने को है। कंपटीशन में, एकेडमिक में पूछे बहुत जाते हैं इस पे सवाल, तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं डेविड रिकार्डो ग्रोथ मॉडल की। डेविड रिकार्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। 1817 में 1817 में इनकी बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें वो भविष्यवाणी करते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अंततः स्टेशनरी स्टेज में पहुंच जाएगी। जब मैं ये कहता हूं कि डेविड रिकार्डो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में पहुंच जाएगी, तो स्टेशनरी स्टेज का मतलब यहां पे ये है कि वहां ग्रोथ जाके रुक जाएगा। उस ग्रोथ का रेट जो है एक तरीके से जीरो हो जाएगा। दोस्तों, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि एडम स्मिथ को छोड़ के जितने भी इकोनॉमिस्ट है, सब के सब जो है एक पेसिमिस्टिक इकोनॉमिस्ट है, निराशावादी अर्थशास्त्री है। सिर्फ एडम स्मिथ ही क्लासिकल में एक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी थे। बाकी के सारे इकोनॉमिस्ट जो है, सब के सब जो है निराशावादी है, कहीं ना कहीं से पेसिमिस्टिक है। डेविड रिकार्डो एक प्रमुख निराशावादी अर्थशास्त्री के रूप में आते हैं, जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जाके स्टेशनरी स्टेज में रुक जाएगी, जहां ग्रोथ की संभावना नहीं होगी और एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होंगे। इनका जो है प्रोडक्शन फंक्शन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ का प्रोडक्शन फंक्शन भी पिछले ही लेक्चर की तरह, जैसे एडम रिकार्डो के पहले जो मैंने आपकी क्लास ली थी, एडम स्मिथ की तरह आप देखिए 3 इसमें फंक्शन है प्रोडक्शन फंक्शन के: लेबर, कैपिटल एंड लैंड। ये भी मान के चलते हैं कि 3 जो है उत्पादन के साधन है। एक तो लेबर है, दूसरा कैपिटल है और तीसरा लैंड है। इसी के बीच जो है उत्पादन के साधनों के बीच ही रेम्यूनरेशन या नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहीं से इनकी ग्रोथ थ्योरी जो है ऑपरेट होगी। दोस्तों, अंतर यह है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो में कि जहां एडम स्मिथ इस उत्पादन फलन को वृद्धमान प्रतिफल पे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे आधारित मानते हैं। मैंने बताया था आपको कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है उनकी जो है ग्रोथ की प्रक्रिया की आत्मा है, जिसमें बताते थे कि लेवल डिवीजन के कारण, स्पेशलाइजेशन के कारण यहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होगा। लेकिन यहां पे जो डेविड रिकार्डो है वो मान के चलते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होगा, क्योंकि जो भूमि है वो कहीं ना कहीं इनइलास्टिक नेचर का है, उसकी सप्लाई को आप बढ़ा नहीं सकते हो और लाभ की दर गिरती जाएगी। तो कुल मिलाजुला के डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं और प्रोडक्शन फंक्शन ये है। यहां आगे हम आपको डेविड रिकार्डो के जनसंख्या के सिद्धांत पे थोड़ा बात कर लें। डेविड रिकार्डो का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 2 चीजों के ऊपर बात की है। एक जो है मार्केट वेज रेट जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, और दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो है मार्केट वेज रेट के अतिरिक्त नेचुरल वेज रेट है। नेचुरल वेज रेट, प्राकृतिक मजदूरी दर, नेचुरल वेज रेट। देखिए, अगर मजदूरी नेचुरल वेज रेट पे है, प्राकृतिक मजदूरी दर पे है, तो ऐसे में जो जनसंख्या है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो मार्केट वेज है, मार्केट वेज ये नेचुरल वेज से ज्यादा भी हो सकता है, नेचुरल वेज से ज्यादा भी हो सकता है, या जो मार्केट वेज है वो नेचुरल वेज से कम भी हो सकता है। अगर इकोनॉमी में जो रेट चल रहा है, मार्केट वेज रेट, वो ज्यादा हो जाए नेचुरल वेज रेट से, तो अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो इसमें जो मजदूरी है वो बढ़ जाएगी। ये वैसे ही है जैसे एडम स्मिथ का थ्योरी थी कि अगर जो मार्केट में वेज रेट चल रही है वो नेचुरल वेज रेट से ज्यादा हो जाए तो इनके वहां जो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और दूसरे जब मार्केट की जो वेज रेट है वो नेचुरल वेज रेट से कम हो जाए तो जनसंख्या घट जाती है। तो कुल मिलाजुला के जो इनका जनसंख्या का सिद्धांत है वो एक तरीके से क्लासिकल सिद्धांत है, जिसमें ये मान के चलते हैं लोग कि मजदूरी जो है जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगर मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दिया जाए, जैसे माल्थस भी यही मानते थे, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। और मजदूरों की अगर मजदूरी उतनी ही है जो सब्सिस्टेंस है या फिर जो नेचुरल है, तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। इसका मतलब कि अगर मजदूरों की डिमांड बढ़ जाए और मजदूरों की डिमांड बढ़ने की वजह से मजदूरी बढ़ जाए तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और अगर मजदूरों की डिमांड कम हो जाए और मजदूरी घट जाए
तो फिर जनसंख्या घट जाएगी। तो ये इनका जनसंख्या का सिद्धांत है, जिसमें सीधी सी बात है कि जो मजदूरी दर है वो जनसंख्या को प्रभावित करती है। कई बार देखिए कंपटीशन में नेट जेआरएफ में पूछ लिया जाता है, तो क्लासिकल में जो वेज है वो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करता है। यहां पे ये हम लोगों ने कर ली बात। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुल मिला के जो ग्रोथ की प्रक्रिया है डेविड रिकार्डो में। ये ग्रोथ की प्रक्रिया बेसिकली वो दो क्षेत्रों में बांट के देखते हैं, एक कृषि क्षेत्र है और दूसरा इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री का सेक्टर है दोस्तों वो एक डायनेमिक सेक्टर है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है थोड़ा सा स्टेशनरी है, कम डायनेमिक है। लेकिन इनके वहां जो प्रॉब्लम शुरू होगा वो एग्रीकल्चर से शुरू होगा और वही प्रॉब्लम जाके आप देखेंगे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा इंडस्ट्री में, और अंततः दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में आके रुक जाएगी, जहां ग्रोथ जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं कि जो डेविड रिकार्डो है वो मान के चलते हैं कि ग्रोथ हमेशा जो है कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर निर्धारित होता है। इकोनॉमी में जितना जो है कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, और कैपिटल जो फॉर्मेशन होगा वो री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट से डिटरमाइन होगा। मतलब जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उद्योगपति को उतना ज्यादा वो री इन्वेस्टमेंट करेगा और उतना ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। लेकिन अगर री इन्वेस्टमेंट कम हो जाए प्रॉफिट कम होने की वजह से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी और इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाएगी। तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होता है डेविड रिकार्डो में, आइए यहां से बात करें। सबसे पहले वो एग्रीकल्चर में बात शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चरल क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम होगा, और फिर भी बताते हैं कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए एग्रीकल्चर में दिखाया गया है, एग्रीकल्चर एरिया में यहां पे लेबर दिखाया गया है, और यहां पे जो आप रिम्यूनरेशन देखते हैं वो कार्न के रूप में, मक्के के रूप में मापा गया है। इसका मतलब यहां पे रियल वेज रेट की बात की गई है, और यहां पे कार्न के रूप में वितरण को दिखाया गया है, रुपए के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब देखिए यहां पे ये दिखाया जाता है कि जब कृषि में लेबर को हम बढ़ाते जाते हैं तो एग्रीकल्चरल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्लाइन होगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर ऑफ डिक्लाइन होगा। एक्चुअली जो रेंट होता है, बहुत ध्यान से समझिए, आप लोग रेंट की थ्योरी पढ़े होंगे, तो रेंट जो है वो अंतर होता है एपीएल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर माइनस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। देखिए लगान का निर्धारण जो है इस सिद्धांत से होता है कि औसत जो श्रम की औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता का जो अंतर है यही लगान होता है, इसी को रेंट कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत में क्या है, इस डायग्राम में क्या है, इसको आइए समझते हैं। मान लीजिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं लेबर बढ़ाया जा रहा है, तो यहां पे श्रमिकों की जो औसत और सीमांत उत्पादकता लगातार घट रही होती है। अगर मान लीजिए हमने OL लेबर लगाया तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कार्य के रूप में इससे निर्धारित होगा OPRZ के बराबर कुल उत्पादन होगा। अब आप देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो अंतर है वो जो है रेंट है। तो अगर आप इसमें रेंट निकालना चाहें तो ये एरिया जो है रेंट का आएगा अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं KS का, तो यहां पे आप देखिए जो रेंट होगा दोस्तों ये हो जाएगा ZKSR के बराबर। जो वेज है यहां पे देखिए जो एक पैरेलल लाइन है ये दिखाता है आपका कि ये नेचुरल वेज रेट है, और ये जो नेचुरल वेट है ये सब्सिस्टेंस लेवल पे है। सब्सिस्टेंस वेज भी आप इसे कह सकते हैं, ये स्थिर है। तो वेज जो है अपने आप देखिए अगर OKPN इसको हम ले लें तो वेज आपका जो हो जाएगा OPL और N के बराबर। अब देखिए राष्ट्रीय आय में जब रेंट और वेज बट गया तो बीच का बटा हुआ भाग अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट आपको निकालनी है तो बहुत आप क्लियर समझिए, प्रॉफिट जो है वो KSNP है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये बचा हुआ रेजिडुअल भाग होता है रेंट का और वेज का, और ये प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो ये प्रॉफिट जितनी ज्यादा होगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, क्योंकि उतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो कुल मिला जुला के जो री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बढ़ेगा, तो री इन्वेस्टमेंट जितना वो ज्यादा करेगा उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रो करेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है यही जो है री इन्वेस्टमेंट होगा, इसी से कैपिटल फॉर्मेशन और इसी से ग्रोथ होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ज्यों-ज्यों लेबर की डिमांड बढ़ती जाएगी आप देखेंगे लेबर की डिमांड के बढ़ने की वजह से श्रम की सीमांत और औसत उत्पादकता घटती जाएगी। एक बिंदु आप यहां पे अभी जब
यहां पे L1 जो है हम लोग श्रमिकों को काम पे लगा दिए। अब आप देखिए, अगर हमने वो L1 श्रमिकों को काम पे लगाया तो वेज तो पहले से डिटरमाइन है, ये पूरा वेज के रूप में चला जाएगा, ये पूरा वेज के रूप में चला जाएगा। और वो L1 अगर इसे मान लेते हैं हम, यहां पे N मान लें, N ले लिए, P मान लें, P भी ले चुके हैं तो यहां मान लीजिए आप B मान लीजिए, O L1 B और इसको आप यहां मिलाइए O L1 BS, ये कुल उत्पादन हुआ। ये देखिए O L1 BS T, क्योंकि ऐसा T। अब देखिए O L1 BT के बराबर टोटल, इस टोटल में इतनी भाग जो क्या हो गई, वेज के रूप में चली गई, और जो औसत और सीमांत उत्पादकता का अंतर है ये पूरा का पूरा रेंट हो गया। अब बात यह है कि यहां के बाद प्रॉफिट कहां है, क्योंकि प्रॉफिट तो इन दोनों के वितरण के बाद मिलता है। वो L1 लेबर पे आप देखिए प्रॉफिट खत्म हो गया है, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपने वेज दे दिया, और जो औसत और सीमांत उत्पादकता का अंतर है वो जो होता है ये जाता है रेंट के फॉर्म में। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है स्प्लिट बिटवीन रेंट एंड वेज, वो जो रीइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया, प्रॉफिट खत्म हो गया। एग्रीकल्चर में प्रॉफिट खत्म हो गया और पूरी तरीके से पूरी की पूरी राष्ट्रीय आय दो लोगों में बच गई, एक मजदूरों के बीच बट गई और दूसरा जो है लगान के बीच में। अब पूंजीपतियों के हाथ में जो है रीइन्वेस्टमेंट कैपिटल ही नहीं है। अगर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा, वहां से इंडस्ट्री से जो है आप देखिए ये वाली कैपिटल इंडस्ट्री में आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ खत्म हो गया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि एग्रीकल्चर वाला मनी कैपिटल लगाया जाएगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के मध्य प्रतियोगिता होगी उद्योगपतियों के मध्य, और वहां पर भी जो है रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन करने लगेगा। प्रॉब्लम शुरू होगी एग्रीकल्चर में और धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी फैल जाएगा। वहां पर भी आप देखेंगे लाभ की दर गिरती जाएगी। मतलब एग्रीकल्चर से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो इंडस्ट्री में फैली, वहां पे रेट ऑफ प्रॉफिट घट गई और कैपिटल फॉर्मेशन। तो कुल मिला जुला के जो बिले है पूरे के पूरे इसमें वो दो चीज है, रेंट और वेज। पूरा का पूरा प्रॉफिट को निचोड़ लिया, स्क्वीज कर लिया और अंततः कुछ नहीं बचा, रीइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ और इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में आके रुक गई। डेविड रिकार्डो के मॉडल में कहीं भी इफेक्टिव डिमांड की कमी नहीं है। आप देखेंगे ये से के लाफ मार्केट को मानते हैं कि जो है हमेशा सप्लाई क्रिएट्स इन डिमांड, सप्लाई जो है अपनी डिमांड को कर लेगी। माल्थस एक ऐसे क्लासिकल है जो इफेक्टिव डिमांड की कमी की बात करते हैं किन्स के तरीके से। बाकी यहां पर भी जो है जो समस्या आ रही है वो प्रॉफिट जो है घट जा रहा है और प्रॉफिट स्क्वीज्ड हो जा रहा है रेंट के बीच में और जो है वेज के रूप में। और जितना ज्यादा श्रमिकों की आप डिमांड बढ़ाते जाते हैं उतनी ज्यादा मजदूरी बढ़ती जाती है और उतना ज्यादा आप मजदूरी में आप नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं। तो कुल मिला जुला के जो डेविड रिकार्डो का मॉडल है वो एक तरीके से आप देखिए जो है निराशावादी है। इनके वहां जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है आप उसे रोक नहीं पाते हैं। इकोनॉमी में प्रॉफिट जो है खत्म होता जाता है, निचोड़ लिया जाता है मजदूरी और लगान के बीच में, कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं पाता और अंततः जो इकोनॉमी है वो आके रुक जाती है कि स्टेशनरी स्टेज में जहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है और उसके बाद किसी तरह के वृद्धि की संभावना नहीं है और एक तरीके से आप स्टेशनरी सिचुएशन में आके रुक जाते हैं। तो यहां पे आप समझ गए दोस्तों कि डेविड रिकार्डो क्या कहना चाहते थे। और डेविड रिकार्डो का ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका रेंट में और किस तरह प्रॉफिट खत्म हो रहा है इसके ऊपर। तो बड़े ध्यान से आप इस बात को समझे होंगे। तो आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग करिए। देखिए आप में जो भगवान ने क्षमताएं दी है ना वो अधिक दी हैं, हम उसे आंकते ही कम है। जब मैं इलाहाबाद में था तो सोचता था कि मैं प्राइमरी टीचर बन जाऊंगा, या फिर कई बार सोचता था कि लोअर पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हम लोग अपने को आंकते कम है। ऐसा नहीं है, क्षमताएं बहुत है, हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग इंडियंस जो है अपने पावर का अंडर एस्टिमेशन हमेशा करते हैं। हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी पड़ती है कि आप इस महासमुद्र को पार कर जाएंगे, छलांग मारिए। ऐसे ही आप में शक्ति है, उसको जगाइए। जिस दिन आप अपने शक्ति को जगाएंगे आपको एहसास होगा कि आप स्पेशल, आप यूनिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जब शुरू करेंगे अपनी क्षमताओं का प्रयोग तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।